ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की अपनी सीरीज में आज हम लोग सऊदी अरब के बारे में पढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सऊदी अरब से लेकर जो आपके मन में भ्रांतियां हैं मैं उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करूं और सऊदी अरब की एक लिबरल इमेज, एक उदारवादी छवि आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी जिसका नाम है सऊदी अरब। सबसे पहले आप लोग सऊदी अरब के इस मैप को देखिए। इस मैप के ऊपर सऊदी अरब आपको सेंट्रल एशिया के अंदर स्थित एक कंट्री नजर आएगा, लेकिन इसकी जो लोकेशन है उस लोकेशन को मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट का मतलब है मध्य पूर्व, और मध्य पूर्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण देश है सऊदी अरब। और ध्यान से देखिए तो आप पाएंगे कि सऊदी अरब के बीच में से एक बेल्ट पास होती है जिसको हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब है 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में स्थित वह पेटी जो कि उच्च वायु दाब की है। तो ये हाई प्रेशर बेल्ट का मतलब क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट का बहुत साधारण सा मतलब ये होता है कि इस बेल्ट के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन बारिश नहीं होती। तो अगर कहीं पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा लेकिन बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर डेजर्ट बनने की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, और इसी क्रम में सऊदी अरब एक मरुस्थलीय देश हो जाता है, जिसका रीज़न यहाँ की हाई प्रेशर बेल्ट है। दूसरी विशेषता जो सऊदी अरब की आपको देखनी है इस नक्शे के ऊपर वो ये है कि सऊदी अरब दोनों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अगर सऊदी अरब के दाहिनी साइड की बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्शिया, और अगर बाईं तरफ की बात करी जाए तो यहाँ पर रेड सी है, लाल सागर। अगर दक्षिण की बात करी जाए तो सऊदी अरब अरब सागर से घिरा हुआ है। तो एक कोई भी स्थलखंड, लैंड मास जो कि 3 साइड कवर्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज हो, तो ऐसे लैंड मास को हम लोग कहते हैं पेनिनसुला, प्रायद्वीप। अर्थात सऊदी अरब एक प्रायद्वीप भी हो जाता है। अगली क्वालिटी जो सऊदी अरब की हमें देखनी है वो है सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर्स। अगर आप सऊदी अरब के उत्तरी बॉर्डर्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी सीमा आपको कुवैत के साथ नजर आती है, इराक के साथ नजर आती है, सीरिया के साथ नजर आती है, और फिर जॉर्डन और फिर वेस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ नजर आती है। तो इस तरीके से सऊदी अरब की ये लोकेशन हो जाती है। और नीचे की साइड अगर आप देखेंगे, दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओमान नजर आता है। सऊदी अरब एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे अभिशप्त क्यों कहा गया था किसी जमाने में? तो उसका रीजन था यहाँ पर मरुस्थल का होना। दुनिया का इकलौता देश जहां पर एक भी नदी नहीं है, दुनिया का इकलौता देश जहां पर एक भी झरना नहीं है, और पीने के पानी के जो सोर्सेज हैं वो हैं 0%। तो फिर इस सऊदी अरब में लोगों ने सरवाइव कैसे किया होगा? तो यहां पर जो इकोनॉमीज थी, जो अर्थव्यवस्थाएं थी, वो पूरी तरीके से खाद्य संग्राहक थी, कलेक्टिव इकोनॉमी थी। प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं थी, क्योंकि प्रोडक्शन तो यहां पर हो नहीं सकता। चूंकि सऊदी अरब के अंदर ही इस्लाम को उदय हुआ, सऊदी अरब के अंदर ही मक्का शहर है, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म भी यहीं पर होता है। इसलिए सऊदी अरब को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस्लाम को समझना पड़ेगा, और इस्लाम को समझने के लिए बिना कुरान के और बिना प्रॉफिट मोहम्मद के कैसे पॉसिबल है? कुरान के अंदर एक टर्म आता है जिसमें लिखा हुआ है यौम जाहिलियत। तो ये कहानी शुरू होती है यौम जाहिलियत के दौर से। 622 AD, बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम देयर वर यौम जाहिलियत इन सऊदी अरब। और ये बात मैं नहीं, ये बात कुरान कहती है। अब ये जाहिलियत का मतलब क्या होता है? तो जाहिलियत का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब लोगों को रहन सहन का ढंग ना हो, लोग पढ़े लिखे ना हो, खाने पीने की अकल ना हो, कपड़े पहनने ना आते हो, तो उनको जाहिल कहते हैं, यानी कि जानवरों के जैसा सलूक करते हो। इस्लाम ने इस जाहिलियत भरी जगह पर एक रोशनी दिखाई, एक खुशबू बिखेरी और लोगों को सिविलाइज्ड किया।
इसीलिए तो धर्म का मतलब है डिसिप्लिन। धर्म वो चीज है जो किसी भी सभ्यता को, किसी भी सिविलाइजेशन को डिसिप्लिन करता है, अनुशासित करता है। और यह काम किया 570 में जन्मे प्रॉफिट मोहम्मद ने। बालक मोहम्मद का जन्म मक्का शहर के अंदर 570 एडी में होता है। और अगर आप मक्का शहर को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि लाल सागर के तट पर बसा हुआ यह खूबसूरत सा नगर है। एक रास्ता यूरोप के लिए जाता है, एक रास्ता एशिया के लिए जाता है, और अगर आप जमीनी रास्ते से जाएं तो आप सेंट्रल एशिया में भी दाखिल हो सकते हैं। तो इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर होने के बावजूद मक्का को कोई यूज क्यों नहीं कर पाया और यहां पर जाहिलियत क्यों थी? बस इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं। यहां के लोग शिकार किया करते थे। अगर आप सऊदी अरब के पुराने लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कबीलाई संरचना हुआ करती थी। हर कबीले का अपना एक देवता होता था जिसको बुतों के रूप में पूजा जाता था, जिसे कहते थे सनम। और यहां पर पहली बार प्रॉफिट मोहम्मद ये बात बताते हैं कि बुत परस्ती हराम है, आपके लिए बुत परस्ती नहीं है। उन देशों के लिए तो बुत परस्ती ठीक है जहां पर खूब खाने पीने के लिए है, जहां पर नदियां हैं, जहां पर सूरज की रोशनी है, जहां पर बारिश होती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं कि आप अपने जीवन को भी सरवाइव नहीं कर सकते, तो आप बुत परस्ती कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए उठो, आगे बढ़ो और कुछ ना कुछ ऐसा करो कि सऊदी अरब को सुधारा जा सके। और इन्हीं सारे महान सिद्धांतों की वजह से सऊदी अरब में इस्लाम आता है। हालांकि इस्लाम फिर एक अलग विषय हो जाता है जिसके ऊपर मेरी वीडियो लेक्चर्स की पूरी सीरीज है। आप यहाँ पे अब आइकन बटन में जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं। सऊदी अरब धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस्लाम के बाद सऊदी अरब में काफ़ी सारे चेंजेस आए, यहाँ के लोग सिविलाइज्ड हुए और आज सऊदी अरब का एक अच्छा खासा नाम है। तो ये तो हो गया सऊदी अरब का इतिहास और बैकग्राउंड की सऊदी अरब की उत्पत्ति कैसे होती है। लेकिन आज इस देश का नाम जो सऊदी अरब है ये कैसे पड़ा? तो सऊदी अरब का नाम पड़ता है सऊद के नाम पर, और सऊद के साथ में अब्दुल वहाब का एक एग्रीमेंट होता है 1744 में। और सऊदी अरब को समझने के लिए आपको वहाबिज्म को समझना ही पड़ेगा। ऐसा माना गया कि प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद मुस्लिम्स दो भागों में डिवाइड हो गए, शिया और सुन्नी। शियाओं की संख्या दुनिया में बेहद कम है, 15 से 20% है, ज्यादातर सुन्नी है। लेकिन सुन्नियों में भी चार विचारधाराएं हैं, चार अलग अलग इमाम हैं जिनके लिखे हुए ग्रंथों को, जिनकी लिखी हुई हदीसों को सुन्नियों में फॉलो किया जाता है। ये पांचवें विचारधारा जो आती है ये अब्दुल वहाब की विचारधारा आती है, जिसे वहाबिज्म या वहाबी विचारधारा कहा जाता है। अब्दुल वहाब का स्पष्ट रूप से कहना था कि मैं कुरान के अलावा किसी दूसरी किताब को नहीं मानता। हाँ, लेकिन अगर किसी इमाम ने कुछ बताया है तो मैं उसका सम्मान जरूर करता हूं। सभी की मान्यताओं की इज्जत है, सभी का अपना सम्मान है, लेकिन अगर कभी किसी समस्या के समाधान की आवश्यकता पड़ी तो वो समाधान कुरान के अनुसार ही निकलेगा। उसके लिए किसी हदीस का सहारा नहीं लिया जाएगा या किसी अन्य एडवाइस किसी की नहीं मानी जाएगी। अब्दुल वहाब की यह बात उस जमाने के खलीफा, उस जमाने के शेख को पसंद आई जिनका नाम था सऊद, और इन दोनों के बीच में 1744 में एक एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट ये हुआ कि हम लोग एक ऐसे स्टेट का निर्माण करेंगे जिसमें जो पॉलिटिकल हेड होगा वो सऊद होंगे और जो रिलीजियस हेड होगा वो अब्दुल वहाब होंगे। तो इस तरीके से वहाबी विचारधारा सऊदी अरब के ऊपर हावी हो गई और आज भी हावी है। सऊद के नाम पर इस देश का नाम, इस राज्य का नाम सऊदी अरब पड़ गया।
और यहाँ की जो मेन आइडियोलॉजी है आज वो वहाबिज्म ही है। सऊदी अरब मेरे ख्याल में संपन्न देशों में इकलौता ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनाव नहीं होते, क्योंकि वहां पर मोनार्कियल सिस्टम है, राजशाही है, सुल्तान का शासन है। लेकिन फिर भी कानून के नाम पर द रॉयल डिक्री आती है, शाही फरमान एक आता है 1992 में, और उसमें कहा जाता है कि सऊदी अरब के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर तो कोई चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जो शासन किया जाएगा वो शरीयत के अनुसार किया जाएगा। हालांकि म्यूनिसिपल के लेवल पर, लोकल गवर्नेंस के लेवल पर छोटे मोटे कामों के लिए तो चुनाव होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर केवल शाही परिवार रहेगा। सऊदी अरब के इतिहास को अगर आप दो भागों में डिवाइड कर दें, एक तेल की खोज के बाद और एक तेल की खोज के पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सऊदी अरब ने आखिर अपनी विचारधारा को अचानक से बदलना क्यों शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब कुछ ऐसे डिसीजन ले रहा है, खासतौर पे क्राउन प्रिंस बिन सलमान के बाद से, जिनके बारे में ये दुनिया कह रही है कि सऊदी अरब वो सऊदी अरब नहीं रहा जिसे हम जानते थे। सऊदी अरब अब लिबरल हो रहा है, सऊदी अरब अब इक्वालिटी की बात करता है, सऊदी अरब अब जस्टिस की बात करता है। तो आखिर ये सारी चीजें सऊदी अरब में क्यों आ रही हैं? तो इसके लिए घटना जिम्मेदार है 3 मार्च 1938 की घटना, 1938 3rd of March, जब सऊदी अरब के अंदर तेल की खोज होती है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल। अगर 1938 से पहले की तस्वीरें आप देखें सऊदी अरब की, तो आप पाएंगे कि कुछ बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं है। अरेबियन कल्चर हावी है, कच्चे मकान होते हैं, इकोनॉमी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लोग हज करने के लिए आते हैं, मक्के मदीने जाते हैं, तो वो जो पैसा लेके आते हैं, टूरिज्म से जो आमदनी होती है, बस उसी से खर्चा चलता है। लेकिन तेल की खोज के बाद एक ऐसा चमत्कार होता है, इसे आप खुदा की नेमत भी मान सकते हैं, कि जिस मिट्टी पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ, वो मिट्टी ऐसे कैसे रह सकती है। तेल की खोज के बाद यहां की इकोनॉमी तेजी से डेवलप होना शुरू होती है, और आज सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है। और आज यहां की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से तेल पर डिपेंड करती है। हालांकि आमदनी के कुछ और हिस्से भी हैं जिनमें मक्के मदीने से बहुत सारी कमाई होती है। सऊदी अरब अपने यहां बनी कुछ खास चीजों का एक्सपोर्ट भी करता है। पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 2.25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और देश बहुत बड़ा है, तो समृद्ध देश है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में इनका 0.860 नंबर आता है, तो बहुत अच्छा HDI है इनका, संपन्न देश है। लेकिन इतनी संपन्नता के बावजूद ये जो रेडिकल थॉट्स हैं, इसने सऊदी अरब को कहीं ना कहीं बर्बाद किया था। और फिर 2017 में क्राउन प्रिंस बिन सलमान यहां पर रिफॉर्म्स करना शुरू करते हैं, और इन रिफॉर्म्स के माध्यम से सऊदी अरब सारे विश्व को यह मैसेज देता है कि रेडिकल आइडियोलॉजी से, कट्टर विचारधारा से अब बाहर आने की आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर के रहना होगा, और सबसे बड़ी चीज पढ़ाई करनी होगी। आज मुसलमानों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सऊदी अरब के अंदर बिल्कुल नहीं है। यहां का लिटरेसी रेट 90+ है। विमेन राइट्स की बात इन्होंने करी, चाइल्ड मैरिज को बैन किया इन्होंने। जो वहां पे सजाएं दी जाती थी खुलेआम, कभी कभी सूली पे चढ़ा देना या किसी का हाथ काट देना, उसको कोडिफिकेशन किया इन्होंने, ताकि सऊदी अरब की एक बर्बर और जो खराब सी इमेज है उसको सुधारा जा सके। और मानवाधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। पहला सुधार जो यहां पर आता है वो आता है 25 सितंबर 2017 को, जब यहां की जनता को वोट डालने का अधिकार मिलता है, और इस जनता में महिलाएं प्रमुख हैं।
इसी साल फरवरी 2017 में सऊदी अरब के स्टॉक एक्सचेंज की हेड एक महिला को बनाया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। सितंबर 2017 में महिलाओं का कार चलाने पर जो प्रतिबंध था वो भी हटा लिया गया और अब सऊदी अरब के अंदर महिलाएं कार चला सकती हैं। फरवरी 2018 में महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, उनको ऐसी परमिशन दी गई, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर महिलाओं का जो गार्जियन है, शादी से पहले उनके पिता और शादी के बाद उनके पति को माना जाता था। तो बिना गार्जियन की परमिशन के औरतें घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, और अब सोचिए कार चला सकती हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं। और इसी क्रम में 1 अगस्त 2019 को अब तक का सबसे बड़ा डिसीजन लिया सऊदी अरब की सरकार ने, जिसमें महिलाओं को अकेले विदेश जाने की अनुमति दे दी गई। साथ ही साथ दिसंबर 2019 में ही 18 साल से कम उम्र की बच्चियों पर शादी होने पर भी रोक लगा दी गई। ये सारे डिसीजंस अगर आप देखें तो ये सऊदी अरब की लिबरल इमेज को दर्शाते हैं। लिबरलाइजेशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये कुछ ऐसे मूलभूत तत्व होते हैं जो किसी भी देश की तरक्की के लिए बेहद जरूरी हैं। किसी जमाने में सऊदी अरब को केवल मक्का मदीने की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज सऊदी अरब की आइडेंटिटी के और भी कई सारे रीजंस हैं, और उनमें वो रीजन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि सऊदी अरब इज द ओनली मुस्लिम कंट्री, इज द ओनली अरेबियन कंट्री इन द वर्ल्ड हु इज द मेंबर ऑफ G20। G20 राष्ट्र समूहों का इकलौता मुस्लिम सदस्य है सऊदी अरब। इससे सिद्ध होता है कि सऊदी अरब तेजी से विकास कर रहा है, और जब भी बारी विकास की आती है, जब आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो रैडिकल थॉट्स को, कट्टरवादी सोच को किनारे रख देना पड़ता है। आज सऊदी अरब को जब हाईवे बनाने होते हैं और रास्ते में कोई मस्जिद अगर पड़ जाती है तो सऊदी अरब उस मस्जिद को हटा देता है, लेकिन रोड वहीं से बनती है। सोचिए अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो क्या हो जाएगा। और सबसे मजे की तो बात यह है कि आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो सऊदी अरब में मदीने के पास, मदीने के ठीक बगल में एक सिनेमा घर का निर्माण किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब लोग सिनेमा देखेंगे वहां पर। सऊदी अरब में फिल्में रिलीज होंगी। जब ये लिबरल थॉट्स लेकर के आप चलते हैं तो आपका विरोध भी होता है, पत्थर भी मारे जाते हैं। यही रीजन है कि दुनिया के कुछ कट्टर मुल्क अब सऊदी अरब का विरोध भी कर रहे हैं। कट्टर विचारधारा के लोगों को अगर बस चले तो वो सऊदी अरब से मक्का मदीना को उठा ले जाएं और अपने देश में ले जाके रख लें, लेकिन ये पॉसिबल कहां है। इसलिए विरोध भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। अब बात करते हैं सऊदी अरब की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दखल की। एक जमाना था जब सऊदी अरब को केवल पपेट की तरीके से यूज किया जाता था, कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। लेकिन आज सऊदी अरब अपने इसी विचार के साथ, अपने इन्हीं थॉट्स के साथ G20 का मेंबर बन चुका है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 के अंदर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम था टॉप परफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड। वो देश जो अपने देशों में सुधार कर रहे हैं, लोगों को आगे लाने के लिए सोच रहे हैं, तो उन देशों के लिए एक लिस्ट जारी होती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, जिसे टॉप परफॉर्मर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और 2020 की इस रिपोर्ट में सऊदी अरब का पहला स्थान था। ये रिपोर्ट बता रही है कि सऊदी अरब बदल चुका है। अगर आपके सामने सऊदी अरब की दो इमेजेस आती हैं, एक आती है कट्टर, एक आती है लिबरल, तो अब आपको लिबरल पे टिक करना चाहिए। और ये पूरा क्रेडिट जिस एक आदमी को जाता है वो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बिन सलमान। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा विरोध होता है, खासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी में,
कि मानो सारी फसादों की जड़ वो एक आदमी है। लेकिन जब यही आदमी सऊदी अरब के दौरे पर जाता है तो वहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलता है। क्या इमेज यहां पर सऊदी अरब अपनी प्रेजेंट करना चाहता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ वो अपने संबंध अच्छे रखेगा, खासतौर पे एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान निवास करते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के मामले पे भी सऊदी अरब म्यूट है। अफगानिस्तान क्राइसिस में भी सऊदी अरब म्यूट है। आईएसआईएस के मामले पर भी सऊदी अरब म्यूट रहा। सऊदी अरब लाउड कहां पर है? जब बात सऊदी और यूएस की आती है, जब सऊदी और इंडिया की आती है, बात जब नेटो की आती है, बात जब हथियारों की खरीद की आती है, तब सऊदी अरब लाउड है। तो ये सारे उदाहरण मेरे ख्याल में अब आपको ये बताने के लिए पर्याप्त होंगे कि सऊदी अरब को लेकर के आपको अब अपनी सोच को बदल देना चाहिए। मित्र राष्ट्रों की सूची में शामिल है, भारत का अहित कभी नहीं किया, ना कभी सोचा। बहुत सारे भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं। सऊदी अरब में इंडियंस का परसेंटेज 1.8 है, यानी कि करीब करीब वहां पे 3 लाख भारतीय रहते हैं। फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं सऊदी अरब में। टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है सऊदी अरब में। ये सारे उदाहरण सऊदी अरब की एक नई छवि को बताने के लिए पर्याप्त हैं। सऊदी अरब के इस नक्शे का फिर से एक बार अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। राजधानी रियाद देख लीजिए, इसकी लोकेशन बिल्कुल बीचों बीच। मक्का शहर लाल सागर के किनारे खूबसूरती के साथ खड़ा है। पास में जिद्दा एयरपोर्ट आपके काम की जगह है। नीचे ओमान का बॉर्डर, यूएई का बॉर्डर, बहरीन का बॉर्डर, कुवैत, इराक, सीरिया का बॉर्डर यहां से टच होता है। ये भी क्वेश्चंस आपके काम के हैं। और सऊदी अरब की सरकार जो कि राजशाही है, शरीयत के अनुसार चलती है, इसका भी अध्ययन आपको करना चाहिए। तो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की इस सीरीज में मैंने आज आपको सऊदी अरब के बारे में बताया। आशा करता हूं कि आपको जान करके अच्छा भी लगा होगा। दुनिया भर में फैले अलग अलग प्रकार के देशों में से अगर ऐसा कोई देश है जिसके बारे में आप अभी भी जानना चाहते हैं और आपके मन में उसको लेकर के क्यूरियोसिटी है, तो मुझे लिखिए, मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पसंद के देश को भी आपके सामने लाऊं और आपकी परीक्षाओं में आपके परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने की कोशिश करूं। तो आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करूंगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की किसी नई सीरीज में, किसी नए लेक्चर्स के साथ। टिल देन, थैंक यू।